हाय फ्रेंड्स, मैं विश्वास आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल विशु गोरख में। और दोस्तों, आज मैं आपको अपने इस वीडियो के माध्यम से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 19(3) की जानकारी देने वाला हूं। और दोस्तों, ये जानकारी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए मेरी आपसे ये गुजारिश है कि आप इस वीडियो को स्किप करके बिल्कुल भी ना देखें। और अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो इसको सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको ये बताता हूं कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की जो धारा है 19(3) वो क्या है। देखिए, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा जो 19(3) है, उसके तहत आप दूसरी अपील कर सकते हैं। और वो भी अगर आपने राज्य सरकार से सूचना मांगी है तो माननीय राज्य सूचना आयोग को, अगर आपने केंद्र सरकार से सूचना मांगी है तो माननीय केंद्र सूचना आयोग को आप दूसरी अपील लगा सकते हैं। तो दोस्तों, दूसरी अपील आप कब लगा सकते हैं यह भी आप समझ लें। जब आप पहली अपील करते हैं, जैसे कि सूचना के कानून के तहत जब आप किसी भी विभाग या सरकारी दफ्तर कार्यालय से आप सूचना मांग लेते हैं दोस्तों, सूचना मांगने के बाद में जब आपको 30 दिनों के अंदर निर्धारित समय में सूचना नहीं मिलती है, या जो आपको सूचना मिली उस निर्धारित समय में, तो वो सूचना आपको सही नहीं मिली, आप उस दी गई सूचना से संतुष्ट नहीं हैं, खुश नहीं हैं, आपको लगता है कि आपको गलत सूचना मिली है, तो आप ऐसी स्थिति में, या फिर सूचना नहीं भी मिलती है, तो जब ऐसी स्थिति होती है तो आप अधिनियम की धारा 19(1) के तहत उसी विभाग के, यानी जहां से आप सूचना मांगते हैं, उसी विभाग के वरिष्ठ अधिकारी को आप प्रथम अपील लगाते हैं। तो जो प्रथम अपील आप लगाते हैं, तो जो वरिष्ठ अधिकारी होता है दोस्तों, तो वो सूचना अधिकारी को निर्देशित करता है सूचना देने के लिए कि नहीं, आप ये सूचना जो है फला फला व्यक्ति को प्रदान करें। ठीक है, तो जो वो सूचना अधिकारी को निर्देशित करता है वरिष्ठ अधिकारी, अधिनियम की धारा 19(1) में जब आप प्रथम अपील करते हैं, तो उसके निर्देशन में दोस्तों जो सूचना अधिकारी हैं वो आपको सूचना देते हैं, या कभी-कभी ऐसा होता है कि आपको वो सूचना फिर भी नहीं देते हैं। अर्थात आपकी समस्या का कोई समाधान वहां से नहीं हो पाता है, यानी कि प्रथम अपील में भी आपका जो समस्या थी, जैसे कि पहले थी, वैसे ही बनी रहती है। तो अब आपके पास में ये विकल्प है, और बहुत ही अच्छा विकल्प है कि आप अधिनियम की धारा जो 19(3) है, उस 19(3) के तहत 90 दिनों के भीतर, यानी कि जिस तारीख को आपको कोई विनिश्चय ऐसा प्राप्त होता है, तो उस तारीख से 90 दिनों के भीतर आप द्वितीय अपील कर सकते हैं। यानी कि जैसे कि प्रथम अपील आपने की थी, तो प्रथम अपील के बाद में अगर प्रथम अपील अधिकारी ने कोई विनिश्चय आपको कर रखा है, यानी कि उन्होंने कोई निर्णय किया है और आपको ये खबर दी है, तो आप उस विनिश्चय के 90 दिनों के भीतर, या जिस तारीख को आपने जो है प्रथम अपील की है, उस तारीख से 90 दिनों के भीतर, ठीक है, तो आप जो है जब दूसरी अपील करेंगे माननीय राज्य सूचना आयोग को या माननीय केंद्र सूचना आयोग को, जहां से मामला रिलेटेड होगा, जहां से संबंधित होगा, तो आप जब वहां करेंगे, तो दूसरी अपील में होता है दोस्तों ये कि आप दूसरी अपील जैसे ही करेंगे, तो वहां पर जब आपकी अपील आयोग को मिलेगी, तो आयोग उसमें देखेगा, और देखने के बाद में फिर उस अपील को पंजीकृत करेगा अपने विभाग में, और पंजीकृत करने के बाद में आपको भी, यानी कि सूचना मांगने वाले व्यक्ति को और जो सूचना अधिकारी हैं उनको, दोनों लोगों को नोटिस करेगा, और दोनों लोगों को अपने समक्ष बुलाएगा, और बुलाने के बाद में जो भी मामला है उसमें पूरी सुनवाई करेगा, और आपको साथ में सूचना अधिकारी को दोनों पक्षों की पूरी जो प्रक्रिया है उसको समझेगा, और सुनवाई करते हुए इसमें पूरा मौका देगा सूचना अधिकारी को कि वो आपको सूचना दे दें। परंतु यदि वो आपको सूचना नहीं देते हैं दोस्तों, और ये दोषी पाए जाते हैं कि नहीं, उन्होंने आपको सूचना देने में बाधा उत्पन्न की है, या वो जानबूझ करके उन्होंने आपको सूचना नहीं दिया है, या वो बार-बार आपको गलत ही सूचना दे रहे हैं, या वो सिर्फ आपको बेवकूफ बना रहे हैं, ठीक है, या उन्होंने उस सूचना को ही नष्ट कर दिया है जिस सूचना को आपने मांगा था। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों जब ये अपराध सिद्ध हो जाता है सूचना अधिकारी के ऊपर, तो जो सूचना आयोग है उन पर दंडात्मक कार्यवाही करता है, और यथासंभव जितनी सूचना हो सकती है वो आपको दिलाने का प्रयास करता है। तो देखिए, सूचना का अधिकार कानून के तहत जब आप सूचना आयोग को अपील करेंगे, तो सूचना आयोग उस अपील के अकॉर्डिंग एक्शन लेगा, और एक्शन लेने के बाद में पूरी कार्यवाही करेगा। इसमें उन पर दंड भी लगाएगा, सूचना अधिकारी पर अगर वो दोषी पाए जाते हैं, उनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की सिफारिश भी करेगा, ठीक है, और उनकी जो सर्विस बुक है उसमें प्रविष्टि भी दर्ज कर देगा, करवाएगा,
और इसके बाद में जो सूचना का विवरण है, वो देने से फिर भी वो सूचना अधिकारी नहीं बच सकते हैं और वो सूचना का पूरा विवरण आपको उपलब्ध कराएगा। दोस्तों बहुत ही अच्छी बात है, आपका जो कंप्लीट रेमेडी है दोस्तों, वो अधिनियम की धारा 19(3) में आपको मिल जाएगी और आपका जो पूरा समाधान है, आपकी सूचना से रिलेटेड समस्या का जो पूरा समाधान है, वो अधिनियम की धारा 19(3) के तहत ही संभव है। तो इसीलिए दोस्तों ये धारा आप सबके लिए बहुत ही काम की धारा है और बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको आप अच्छे से समझ लें। तो चलिए दोस्तों, आप मेरे इस वीडियो की स्क्रीन पर देखें कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की जो धारा है 19(3) वो क्या है। धारा 19(3) उपधारा 1 के अधीन विनिश्चय के विरुद्ध दूसरी अपील उस तारीख से जिसको विनिश्चय किया जाना चाहिए था या वास्तव में प्राप्त किया गया था 90 दिन के भीतर केंद्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग को होगी, परंतु यथास्थिति केंद्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग 90 दिन की अवधि की समाप्ति के पश्चात अपील को ग्रहण कर सकेगा यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि अपीलार्थी समय पर अपील फाइल करने से पर्याप्त कारण से निवारित किया गया था। तो दोस्तों देखिए, अधिनियम की धारा 19(3) के तहत जब आप अपील दूसरी करते हैं तो उसमें यह ध्यान रखना होता है कि जो आपकी अपील है वो उस तारीख से, यानी कि जिस तारीख को आपने प्रथम अपील किया था उस तारीख से 90 दिनों के भीतर आप कर सकते हैं, या जैसे कि आपको कोई विनिश्चय प्राप्त हुआ है, यानी कि जब आप अधिनियम की धारा 19(1) के तहत जब आप प्रथम अपील करते हैं तो उस प्रथम अपील में आपको जो भी निर्णय प्राप्त होता है तो उस निर्णय प्राप्त हो जाने की जो तारीख है उस तारीख से 90 दिनों के भीतर आप कर सकते हैं रहे, ठीक। या आपने जिस तारीख को आपने प्रथम अपील किया उस तारीख से भी आप 90 दिनों के भीतर अपनी द्वितीय अपील कर सकते हैं। और दोस्तों यदि आप 90 दिनों के पश्चात भी द्वितीय अपील करते हैं तो आपको आयोग को यह कारण बताना होगा कि आप 90 दिनों के पश्चात में क्यों द्वितीय अपील कर रहे हैं। और अगर आयोग का यह समाधान हो जाता है कि आपने उनको जो कारण बताया है वो एक सही और उचित कारण है तो भी वो आपकी वहां पर द्वितीय अपील को पंजीकृत कर लेंगे। अन्यथा की स्थिति में यदि आप समय अंतर्गत अर्थात प्रथम अपील किए जाने के पश्चात 90 दिनों के भीतर आप द्वितीय अपील करते हैं सूचना आयोग को, अगर आपका प्रथम अपील में कोई समाधान नहीं हो पाता है तो ऐसी स्थिति में आयोग आपकी अपील को अपने यहाँ पंजीकृत करेगा और दोनों पक्षों को, यानी कि सूचना अधिकारी को और सूचना मांगने वाले को, दोनों पक्षों को अपने समक्ष उपस्थित कराएगा और पूरी प्रक्रिया को समझेगा, दोनों पक्षों की सुनवाई करेगा। सुनवाई करने के बाद में क्या आपने सूचना मांगा और क्या वो दे रहे हैं, इसके बाद में अगर सूचना आयोग का यह समाधान होता है कि नहीं, सूचना अधिकारी ने लगातार आपको सूचना से वंचित रखा है और आपको सूचना न दे करके सिर्फ आपको गुमराह किया है, बेवकूफ बनाया है, तो ऐसी स्थिति में वो आपको सूचना तो दिलाएगा, साथ में जो दोषी सूचना अधिकारी हैं उन पर अधिनियम के प्रावधानों तहत 250 रुपया प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना लगा सकता है आयोग। अन्यथा अगर उसको यह समाधान होता है कि नहीं, जो 250 रुपया का जुर्माना है वो कम है, तो वो अधिकतम 25,000 रुपया तक का जुर्माना लगा सकता है। साथ ही जो सूचना अधिकारी हैं उनकी वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्ट और जो उनकी सर्विस बुक रिपोर्ट है उसमें वो प्रविष्टि दर्ज करा सकता है और उसके बाद में अनुशासनात्मक कार्यवाही के लिए विभाग को सिफारिश भी कर सकता है। दोस्तों देखिए, आपको जो कंप्लीट समाधान है वो अधिनियम की धारा 19(3) में दे दिया जाएगा जब आप अपने इस मामले को सूचना नहीं मिलने की स्थिति में या आपकी समस्या का हल नहीं होने की स्थिति में सूचना आयोग के समक्ष अपने इस मामले को आप लेकर जाते हैं और सूचना आयोग को ये अवगत कराते हैं कि नहीं, आपने जो सूचना मांगी है वह सूचना आपको ना तो सूचना अधिकारी ने दिया और ना ही प्रथम अपील अधिकारी ने प्रथम अपील के माध्यम से जब आपने किया तो आपको आपकी समस्या का समाधान हुआ, अर्थात आपको सूचना मिल पाई। तो यानी कि आपको सूचना ना तो सूचना अधिकारी के माध्यम से मिली, ना प्रथम अपील अधिकारी के माध्यम से मिली, इसलिए आप द्वितीय अपील अधिनियम की धारा 19(3) के तहत करेंगे और द्वितीय अपील के पश्चात आपको कंप्लीट रेमेडी मिलेगी और आपके जो भी समाधान है वो कर दिया जाएगा। तो दोस्तों आपको मेरे इस वीडियो के माध्यम से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 19(3) की पूरी जानकारी दी गई है और अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो आपसे मेरी ये गुजारिश है कि आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें
और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे इस वीडियो को ज़रूरतमंद लोगों तक शेयर भी करें। धन्यवाद।